तो हम है ना अभी एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। ये चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब चैप्टर आपको दो देखने को मिलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के नाम से। एक मिलेगा आपको पार्ट 1 और एक मिलेगा पार्ट 2। पार्ट 1 अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 बेसिकली किसके बारे में बात करता है? ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है पार्ट 1? जो नौकरी कर रहे हैं तो उनको अपने एम्प्लॉयर से जो सैलरी मिल रही है उसके बारे में बात करता है। और पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है? आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट की बात करता है। मतलब जिन लोग रिटायर हो जाते हैं तो सुनो ना, बहुत सारा कुछ कुछ पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकेशमेंट और बहुत सारी चीजें उनको मिलती है। तो पार्ट 1 बोल सकते हैं पार्ट 2 से कंपेरेटिवली बड़ा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पार्ट 1 में ज्यादा है, पार्ट 2 में कम है। तो पार्ट 2 और पेपर में क्वेश्चंस भी है ना, ऐसा नहीं कि पार्ट 1 ज्यादा बड़ा है तो उसी से ही आता है या पार्ट 2 छोटा है तो उससे नहीं आता, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी से भी आ सकता है। मैं किसी चीज का गारंटी नहीं ले रहा हूं कि इसी से आएगा या उसी से नहीं आएगा। और आप लोग एग्जाम के टाइम पे मेरे को बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बनते। जो बनते हैं वो कहाँ इंपॉर्टेंट है? अब आप लोग डिसाइड कर लो आपसे कौन सा क्वेश्चन बनता है कौन सा नहीं बनता है। जो नहीं बनता है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस चैप्टर को। सबसे पहले पार्ट 1 ही पढ़ रहे हैं हम अभी। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या बोलता है चैप्टर? आप लोग क्या जानते हो सैलरी के बारे में? पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा। ज्योतिरादित्य, आपका कोई शॉर्ट नेम है क्या? आदित्य बोलूंगा मैं, ठीक है आपको? हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा नाम है। लेकिन तो बोलो सैलरी के बारे में आप क्या जानते हो? हाँ ठीक है। और जैसे अभी तक आप लोगों के दिमाग में क्या बात आती है कि सामने वाले की सैलरी कैलकुलेट करना रहता है। आपको पूछोगे तेरे को कितने रुपए महीना मिलता है, बोलेगा 50,000, तो आप सीधा 12 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे 6 लाख रुपए साल की सैलरी है। अगर इतना ही आसान रहता तो इसके लिए इतना बड़ा चैप्टर क्यों बनाते? है कि नहीं? कई कई लोगों को आप लोग जैसे आपके जान पहचान में होंगे तो उनके मुंह से आप सुने होंगे कि इनकी कहीं जॉब लगी होगी, तो वो बोलते हैं मेरे को 20 लाख का पैकेज मिला, मेरे को 25 लाख का पैकेज मिला है। पैकेज क्या होता है? तो उसको क्या 25 लाख रुपए कंपनी दे रही है? पैकेज का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी उसको 25 लाख रुपए पे करेगी। तो मतलब आपको है ना किसी की सैलरी अगर कैलकुलेट करनी है तो सैलरी चैप्टर में हम सैलरी का पोस्टमार्टम करेंगे कि सैलरी के अंदर क्या क्या आता है। पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए भी काम में आएगा चैप्टर जब आप लोग फ्यूचर में कहीं ना कहीं जॉब में लग जाओगे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सैलरी की इनकम को सैलरी तभी बोलेंगे जब वहां पे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा। मैं एम्प्लॉयर को हमेशा ER लिखूंगा और एम्प्लॉय को हमेशा EEE लिखूंगा। ठीक है, ये शॉर्ट में, मतलब इतना लंबा लंबा नाम लिखने में दिक्कत होगी। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए वहां पे? रिलेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको 2,000 रुपये दे देता हूं ऐसे ही, मैं आपसे कुछ काम करवाया और 2,000 रुपये दे दिया, तो क्या आपको मैं जो दिया उसको आप सैलरी बोलोगे? आपकी इनकम है लेकिन वो आपकी सैलरी नहीं। क्यों? क्योंकि ना मैं आपका एम्प्लॉयर हूं ना ही आप मेरे एम्प्लॉय हो। जब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है तब तक वो होने वाली इनकम इनकम तो है लेकिन उसको सैलरी नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप लोग विधायक और सांसद को जानते हो, MP और MLA, उनको भी सैलरी मिलती है। विधायक जो बना है ना उसको भी सैलरी मिलती है और सांसद जो है उनको भी सैलरी मिलती है। लेकिन MP और MLA को जो
सैलरी मिलती है उसको सैलरी नहीं बोलते। एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है उसको सैलरी नहीं बोलते, उसको पेमेंट, उनकी इनकम है वो, लेकिन उसको सैलरी नहीं मानते। क्यों ऐसा? क्योंकि लोग जनता के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। उनके ऊपर कोई एम्प्लॉयर है क्या? किसी की नौकरी कर रहे हैं क्या वो? उनको सैलरी वगैरह कहां से आती है? सरकार नहीं देती सैलरी उनको। जो जहां पे उन लोग क्या अपना विधानसभा है ना, वहां के सदस्य है ना, तो सैलरी वहां से बन के आती है उनकी। तो उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है। तो क्योंकि उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है, इसलिए उनको मिलने वाली सैलरी को सैलरी नहीं बोल सकते। लेकिन उनकी इनकम है, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, लेकिन सैलरी नहीं बोलेंगे उसको। लेकिन अगर कोई एमपी और एमएलए मंत्री बन जाता है, क्या बन जाता है? मंत्री। तो मंत्री बनने के कारण अब वो सरकार का पार्ट बन जाता है, तो उसको मिलने वाली सैलरी मंत्री पद के लिए उसको हम सैलरी मानेंगे। लेकिन खाली विधायक या खाली सांसद है तो उसको मिलने वाली सैलरी को हम सैलरी नहीं मानेंगे। एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस। तो सैलरी होने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होना। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे, सब्जेक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स। तो आपके लिए सैलरी की इनकम है, तो इनकम किसको होती है? एम्प्लॉयर को होती है कि एम्प्लॉय को होती है? एम्प्लॉयर हमेशा देने वाला है, मिल किसको रही है? तो आपको हमेशा इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने आप को एम्प्लॉयर मत सोच लेना, आप अपने आप को हमेशा क्या मान के चलोगे? एम्प्लॉय। आपको मिल रही है, आपकी इनकम है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन होना जरूरी है, ये सबसे पहली बात। दूसरा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे, चाहे वो मोनेटरी फॉर्म में दे, चाहे वो नॉन मोनेटरी फॉर्म में दे। मोनेटरी फॉर्म मतलब कैश, नकदी। अब वो देने का तरीका चेंज हो, अलग अलग हो सकता है, कैश पेमेंट करेगा, अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, जो भी है। तो मोनेटरी फॉर्म में अगर कुछ भी पेमेंट कर रहा है ना, तो वो भी सैलरी कहलाती है। और नॉन मोनेटरी फॉर्म में अगर देता है तो उसको भी क्या करना पड़ता है? सैलरी में लेना पड़ता है, ठीक है। सैलरी इंक्लूड्स सैलरी में मोनेटरी और नॉन मोनेटरी पेमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे सकते हो मेरे को मोनेटरी का और नॉन मोनेटरी का? मोनेटरी और नॉन मोनेटरी का एग्जांपल दे सकते हो? भूमिका। मोनेट मोनेटरी मतलब पैसे के फॉर्म में, आपको सीधा एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, चाहे अकाउंट में मिले चाहे कैश मिले। नॉन मॉनेटरी मतलब आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपको सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे बहुत सारे एम्प्लॉय को क्वार्टर्स मिलते हैं। जैसे ये सामने देखोगे ना, पुलिस वाले लोगों का पूरा क्वार्टर्स है, और इस वाले लाइन में देखोगे तो पूरे सरकारी नौकरी वाले लोगों को क्वार्टर्स मिले हैं। थोड़ा आगे जाओगे, पूरे जो बड़े बड़े अधिकारी, डीएसपी वीएसपी लोग, सब लोगों को मिला हुआ है। तो तो उनका एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय लोगों को क्या करी हुई है? रहने का मकान दी है। क्या दी है? रहने का मकान। तो मकान दे दी, जाओ रहो हमारे मकान में। तो क्या पैसा दे रही है क्या? लेकिन उसको हम क्या मानेंगे? सैलरी मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको पैसा नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन आपको पैसा बचा भी तो रही है। तो पैसा बचाना, पैसे का बचना भी पैसे के आने के समान ही होता है। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको रायपुर से बिलासपुर जाना है, आपको अगर कोई सुविधा नहीं मिलती है तो आप टिकट कटा के जाओगे, या तो बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे। मान लो आपको 200 रुपया लगेगा रायपुर से बिलासपुर जाने का, लेकिन वहीं पे पता चला आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, आप उसके बाइक में लटक के चले गए, आपका 200 बचा दिया आपका फ्रेंड। तो आपका 200 बच गया। अगर नहीं बचाता तो 200 जाता, तो 200 जाता, वो बच गया, मतलब वो भी 200 आपकी कमाई के बराबर तो हुआ।
तो एम्प्लॉयर कभी कभी नॉन मोनेटरी मतलब कुछ कुछ है ना फैसिलिटीज दे देता है, जिसके कारण सामने वाले की क्या बच जाती है, सैलरी बच जाती है। तो पैसे का बचना भी एक प्रकार की क्या होती है, इनकम। इसलिए जो भी फैसिलिटीज एम्प्लॉयर दे रहे हैं ना एम्प्लॉय को, तो उसकी वैल्यूएशन करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यूएशन की कितना पैसा बच रहा है उसका, तो जितना पैसा बच रहा है ना उसको सैलरी में जोड़ देते हैं। उसको क्या करते हैं, सैलरी में जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी सुने होंगे कुछ कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं, अपने एम्प्लॉय को अपने ही मतलब क्या बोलते हैं, अपने ही कैंपस में बोलते हैं कि आप लोग खाना वाना यहीं खा ले करो, यहीं की कैंटीन में, हम आपको उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खाना खिला रहा है, खाना। और एक एम्प्लॉय को खाना खिलाने के पीछे एम्प्लॉयर का साल का 30,000 रुपए खर्च हो जाता है एक आदमी के पीछे। तो मतलब ये आदमी को एम्प्लॉयर क्या खाना खा रहा है, तो मतलब इसको इसका पैसा बच रहा है कि नहीं। अगर इसके नहीं खाता तो दूसरी जगह जाके खर्चा करना पड़ता। तो एम्प्लॉयर क्योंकि इसको खाना खिला रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, खाना खिला रहा है, तो ये जितना रुपया फूड फैसिलिटी के नाम पे उसके सैलरी में जोड़ देंगे। उसके नाम उसके सैलरी में क्या करेंगे, फूड फैसिलिटी में जोड़ देंगे। जैसे मेरा साला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ। मेरा जो साला है ना कॉलकॉम कंपनी में जॉब करता है बेंगलोर में, ठीक है। तो उसको है ना वहां से लगभग लगा 2.5 लाख का पैकेज मिला हुआ है, मतलब साल का नहीं पर मंथ का है। तो मैं उसको पूछा तेरे अकाउंट में सही में 2.5 लाख रुपए आता है, तो बोलता है नहीं जीजा जी, मेरे है ना अकाउंट में लगभग लगभग 1,50,000 रुपए के आसपास आता है महीने में। लेकिन मैं बोला तेरे को तो 2.5 लाख रुपए का पैकेज मिला हुआ है, तो ये कैसे है। तो बोलता है नहीं मेरे को है ना कंपनी है ना आने जाने का, बस का कंपनी की तरफ से, खाना उसके तरफ से, रहना उसके तरफ से, फिर हमारा कुछ कुछ है ना साल भर में कहीं कहीं पे विजिट करवा देती है तो उसका भी, मतलब वो दे रही है 1.5 लाख रुपए महीने का। तो साल का कितना होता है, 18 लाख, प्लस बाकी का 2.5 लाख के हिसाब से 30 लाख होता है। तो बाकी का जो 12 लाख रुपए है ना, वो नॉन मोनेटरी पेमेंट है, वो हमको फैसिलिटीज दे रही है कंपनी। फैसिलिटीज, फैसिलिटी मतलब ये पैसा नहीं मिल रहा है मेरे को वहां से, बोलता है ये फैसिलिटीज है। तो बोल सकते हैं उसको साल भर में 30 लाख का पैकेज मिला हुआ है, जिसमें से 18 लाख रुपए का उसको पेमेंट आता है, पेमेंट मतलब कैश में, और बाकी 12 लाख रुपए क्या उसकी फैसिलिटीज है। ठीक है। तो हमको सैलरी की कैलकुलेशन करते समय ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, मोनेटरी और नॉन मोनेटरी दोनों। ठीक है। तो कोई भी सैलरी जो होती है, सैलरी की सैलरी इनकम को सैलरी कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। तभी वो जो इनकम हो रही है उसको क्या बोलेंगे, सैलरी। और सैलरी में मोनेटरी और नॉन मोनेटरी पेमेंट दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है। अब आगे आप लोगों को पता है ना, इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए 5 हेड बनाए गए हैं। 5 हेड, कौन कौन से हेड है, सैलरी, दूसरा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, और पांचवा क्या है, अदर सोर्सेस। इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए 5 हेड बनाए गए हैं। तो यहां पर है ना, जो इनकम सैलरी नेचर की है, जो इनकम सैलरी नेचर की, कौन सी इनकम को सैलरी बोलेंगे, ऐसा है जो भी अमाउंट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। तो सैलरी से रिलेटेड पूरे रूल्स कहां लिखे हुए मिलेंगे आपको, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में। उसके बारे में एक शब्द भी आपको हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा उसको, मतलब सैलरी की इनकम कंप्यूट करनी है आपको, तो सैलरी हेड में इसके अंदर सारे रूल लिखे हुए हैं। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है उसको सैलरी नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि वहां पे देने वाला एम्प्लॉयर नहीं होता, और ना ही वो कौन है, एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उनको इनकम तो हो रही है ना। तो इस वाले इनको जो सैलरी मिल रही है उसके बारे में रूल यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बारे में रूल कहाँ लिखा है, अदर सोर्सेस में। तो जब हम अदर सोर्सेस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एमपी और एमएलए की सैलरी के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसी की भी सैलरी की इनकम अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो एक छोटा सा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। उस फॉर्मेट के बेस पर ही आप किसी की सैलरी की इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप भटक जाओगे। जैसे मैं आप लोगों को जंगल में छोड़ दिया और आपको जंगल का रास्ता नहीं मालूम है,
तो वहां से बाहर निकलने में दिक्कत होगी कि आसानी होगी? लेकिन अगर मैं जंगल में छोड़ दिया और साथ में आपको एक मैप दे दिया तो आसानी होगी। आप लोग कभी मोबाइल पे गूगल का मैप देखे हो? जब आप एकदम उसको जूम आउट कर दोगे ना तो आपको पूरा इंडिया दिखेगा, लेकिन जैसे 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 आप उसको जूम इन करते जाओगे, जूम इन करते जाओगे, आपको मोहल्ला, आपका घर का छत भी दिख जाएगा, है कि नहीं? तो ये चैप्टर भी है ना भाई, कुछ है ना वैसे ही तरीके का है। मैं आपको पहले ना एक ओवरव्यू दूंगा, इस चैप्टर के अंदर ये है हेडिंग हेडिंग, फिर धीरे 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 मैं उस चीज को जूम इन करते जाऊंगा, ठीक है? तो किसी की भी सैलरी की इनकम कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट याद रखना है सबसे पहले। और ये आप लोग फ्यूचर में कभी भी कोई भी चीज की भी तैयारी करोगे ना तो ये वाला नोट्स बनाने का तरीका आप लोग याद रखना, ठीक है? जिससे आप लोग फ्यूचर में भी बड़ी सी बड़ी भी पढ़ाई करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगी। नोट्स हमारे लिए नक्शा का काम करता है, नक्शा हमको भटकने नहीं देता, हमको हमारी जगह से, और सिस्टमेटिक पढ़ाई कराने में हमारी मदद करता है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। computation of assessment year for the computation of salary for the assessment year 23-24। अच्छा, आप लोग इनकम टैक्स में कभी भी है ना कैलकुलेशन वर्ड का यूज मत करना, कंप्यूटेशन वर्ड का यूज करना। अब मेरा सवाल ये, कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन में क्या फर्क है? कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन में क्या फर्क है? वो आप रखे हो ना, उसको क्या बोलते हैं? कैलकुलेटर बोलते हैं। कैलकुलेटर सिर्फ है ना अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, पता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन समझते हो ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यही सब। और ये क्या है? कंप्यूटर। ये लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब एरिथमेटिकल तो करता ही है, साथ में लॉजिकल मतलब इसके पीछे रूल्स और बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं। तो जब भी आप इनकम टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो भाई, उस कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे रूल वगैरह भी पीछे से लगाते हो। तो इसलिए अरिथमेटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशन दोनों होता है ना, इसलिए अपन वहां पे कंप्यूटेशन वर्ड यूज करते हैं, कैलकुलेशन वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है वहां यूज करना, ठीक है? अब देखो आगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं। सबसे पहले आपको लेना है पेमेंट्स, सेकेंड नंबर पर लेना है अलाउंसेस, थर्ड नंबर पर लेना है परक्यूजिट्स। पेमेंट्स, अलाउंसेस और परक्यूजिट्स। इसके बाद जो आएगा उसको बोलोगे ग्रॉस, ग्रॉस सैलरी बोलोगे, ठीक है? ग्रॉस सैलरी के बाद जो आएगा उसको बोले, यहाँ पे आपको डिडक्शंस मिलेगा, डिडक्शन। डिडक्शन पहला लोगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आप लोगे एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, फिर आप लोगे डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। ये तीन चीज का डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन मिलने के बाद जो फाइनल अमाउंट लास्ट में आती है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, इस इनकम पर हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है।
और जो आप लोग सोचते थे ना वो यहाँ पर आता है। वो इतनी सारी चीजें और जुड़ती और घटती है, तब जो फिल्टर होके लास्ट में आती है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये फॉर्मेट है। याद हो गया? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट है 23-24। सबसे पहले आता है पेमेंट्स। क्या होते हैं सब बताऊंगा। सबसे पहले आता है पेमेंट्स, उसके बाद आता है अलाउंसेस, उसके बाद आता है परक्यूजिट्स। ठीक है, पेमेंट, अलाउंस, परक्यूजिट, सबको तीनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में तीन चीजों की डिडक्शन मिलती है। किसकी किसकी? पहला मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा मिलता है आपको एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, और तीसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ये तीन चीजों की डिडक्शन मिलती है। लास्ट में जो बचता है उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, उसी के ऊपर आपको टैक्स देना रहता है। ठीक है। अब सर पेमेंट मतलब क्या, अलाउंसेस मतलब क्या, परक्यूजिट मतलब क्या? हिंदी में पेमेंट को बोलते हैं भुगतान। हिंदी में पेमेंट को मतलब क्या होता है? भुगतान। अलाउंसेस को बोलते हैं भत्ते। अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ते। और परक्यूजिट्स का मतलब होता है अनुलाभ। परक्यूजिट्स का मतलब होता है अनुलाभ। आप लोगों को हिंदी वर्ड जानने से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोग लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो उन लोग लिख ले बाजू में, इसलिए मैं हिंदी इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब बता रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स, पेमेंट्स मतलब क्या? दूसरा अलाउंसेस मतलब क्या, और तीसरा परक्यूजिट्स, इसका मतलब क्या? आप लोग किसी को सुने हो बोलते होते हमको सैलरी में पर्क्स मिलते हैं, पर्क्स। जैसे कैलकुलेटर को आजकल ट्रेंडिंग में क्या बोलने लगे? कैल्सी बोलने लग गए। कैलकुलेटर पूरा वर्ड बोलते नहीं है। वैसे परक्यूजिट्स को पूरा वर्ड नहीं बोलते, सिर्फ क्या वर्ड यूज करते हैं? पर्क्स। लेकिन इसका पूरा नाम परक्यूजिट्स है। पेमेंट मतलब वो होता है, आप एम्प्लॉयर के यहां नौकरी में लगे हो तो भाई कुछ ना कुछ काम करने के बदले मिलेगा कि नहीं आपको, कि नहीं देगा? वो जो मेन चीज के लिए, जिस चीज के लिए गए हो, वो देगा कि नहीं देगा आपको? तो पेमेंट में वो सारे मोनेटरी पेमेंट्स आते हैं जो एम्प्लॉयर आपको काम करने के बदले, आपसे जो सर्विस ले रहा है उसके बदले आपको पे करता है। तो उसको, वो सारी चीजों को क्या बोलेंगे? पेमेंट्स। किसी भी चीज की मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ है ना एक, क्या बोल रहा हूं मैं, मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, ना ही पेपर में आएगा व्हाट डू मीन बाय पेमेंट, ऐसा कभी नहीं आएगा। बस मतलब पता होना चाहिए कि इसको मतलब ये होता है, ताकि एक हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमको फील आना चाहिए कि भाई हाँ हमको पता है सब चीज। पेमेंट का मतलब क्या होता है? आपसे जो आपका एम्प्लॉयर सर्विस ले रहा है, सर्विस लेने के बदले आपको जो भी पे करेगा इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के फॉर्म में पे करेगा, उसको क्या बोलेंगे? पेमेंट्स। काम कराने के अलावा वो आपसे जो मेन काम है उसके अलावा वो आपसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम भी करवा सकता है, या फिर आपको पेमेंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा और पे कर सकता है। तो पेमेंट की अमाउंट के अलावा आपका एम्प्लॉयर अगर आपको कोई और मोनेटरी पेमेंट्स कर रहा है और कोई मोनेटरी बेनिफिट पहुंचा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। अलाउंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अलाउंस की बहुत बड़ी लिस्ट है, कम से कम नई नई में हमें ना अलाउंसेस में 30-35 नाम पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल के 2-3 नाम बता रहा हूं। आप लोग सुने HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। क्या होता है HRA? मान लो आपका एम्प्लॉयर है, आप किसी बाहर के शहर से आप वहां गए हो काम करने, तो अब सीधी सी बात है, मकान खरीदोगे कि किराए में लोगे? किराए में लोगे। तो किराए में लोगे तो आप किराए का पेमेंट कर रहे हो कि नहीं? तो कुछ कुछ एम्प्लॉयर लोगों की पॉलिसी ऐसी होती है कि देखो हमारे एम्प्लॉय बाहर से आ रहे काम करने के लिए, तो उनको क्या किया जाए? उनको सैलरी के अलावा, इन एडिशन टू सैलरी, इन एडिशन टू पेमेंट, मकान का किराया का पेमेंट करने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ, ये तो है ही, ये काम करने के बदले दे रहा है, लेकिन अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, अपने एम्प्लॉय को और
सुविधाएं देने के लिए एम्प्लॉयर आपको है ना 10,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा देता है, ताकि भाई आप अपने मकान का क्या दे सको, किराया दे सको, है ना गौरव। चाय मंगाऊं, चाय मंगाऊं। अच्छा, नहाना और चाय का क्या लेना देना, लेकिन नींद तो आ रही है भाई। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इसके अलावा और कुछ कुछ अलग अलग नाम से पेमेंट करेगा, वो भी मनी के फॉर्म में ही होगा ना। मनी के फॉर्म मतलब पैसा ही देगा, तो उसको हम है ना पेमेंट के कैटेगरी में नहीं डालेंगे, हम उसको कहाँ डालेंगे, अलाउंसेस में डालेंगे। जैसे एक नाम मैंने अभी लिया आपके सामने, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, तो इसका पर्पस क्या होगा देने का, इसका पर्पस क्या है, HRA क्यों मिल रहा है। सीधी सी बात है भाई, मकान का किराया देने के लिए। मकान का किराया देना किसको, एम्प्लॉय को, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है, एम्प्लॉयर से आ रहा है। एक्चुअल किराया भले कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 15,000 रुपए किराया देता होगा एक्चुअली, लेकिन एम्प्लॉयर से कितना मिल रहा है, 10,000, कोई दिक्कत नहीं है, वो कम ज्यादा हो सकता है ना। उसके बाद आगे एक होता है टिफिन अलाउंस, या फिर फूड अलाउंस भी बोल सकते हैं। ये इसका पर्पस क्या होगा देने का, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है, ले भाई जा कहीं भी खाना खा लेना। एक फूड फैसिलिटी अलग होती है कि एम्प्लॉयर खुद ही खाना खिलवा रहे हैं, और मैं भी क्या बताया, फूड अलाउंस कि वो सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, ताकि एम्प्लॉय अपना खाने पीने का खर्चा निकाल सकता है। एक होता है भाई यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस समझते हो, कुछ कुछ जॉब ऐसी होती है जहां पे आपको यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, है ना। यूनिफॉर्म आप लोगों का जॉब का मतलब मेन मुद्दा होता है। जैसे कोई अगर पुलिस में, आर्मी में लगता है तो उनको यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ता है, तो आप लोगों को यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से अलग से पैसा मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर महीने मिले, वो साल में एक बार भी दे सकता है, तो वो यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से अलग से आपको पैसा देगा, ताकि आप अपने यूनिफॉर्म को ठीक ठाक मेंटेन करके रखो, क्योंकि वो आपके नौकरी का मेन पर्पस है ना, बिना यूनिफॉर्म के आप जॉब नहीं कर सकते वहां पे। और भी कुछ कुछ अलाउंस होते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मेरा अभी मतलब है सिर्फ अलाउंस का मतलब बताना, कि अलाउंस मतलब जो आप काम कर रहे हो, काम करने के अलावा आपको एम्प्लॉयर और कुछ कुछ पैसा देता है अलग अलग पर्पस के लिए, उन सब चीज को क्या बोलते हैं, अलाउंस। पेमेंट्स और अलाउंस हमेशा मनी के फॉर्म में होगा, मतलब मोनेटरी फॉर्म में होगा, उसका पैसा मिलेगा आपको। लेकिन परक्यूजिट जो होती है ना, परक्यूजिट्स, ये नॉन मोनेटरी होती है। क्या होती है, नॉन मोनेटरी। नॉन मोनेटरी मतलब, परक्यूजिट्स का मतलब हिंदी में अगर बोलूं सुविधाएं, सुविधाएं। इंग्लिश में अगर इसका नाम बताओ, एम्यूनिटीज। एम्यूनिटी की स्पेलिंग क्या होगी, एम्यूनिटी। एम्यूनिटी मतलब फैसिलिटीज, ठीक है। यहां पे ये मनी के फॉर्म में नहीं मिलता, ये मनी के फॉर्म में नहीं मिलेगा। हाँ, अलाउंस और पेमेंट दोनों आपको मनी के फॉर्म में मिलेगा, पैसा मिलेगा उसका डायरेक्ट। लेकिन परक्यूजिट जो है आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसका एम्यूनिटीज मिलेगी, मतलब सुविधाएं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय लोगों को बोला, ये मेरा बिल्डिंग है, जाओ यहाँ रहो आप लोग, मतलब क्वार्टर्स, रहने की फैसिलिटी दे रहे हैं। पैसा दिया क्या, नहीं। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, रहने की सुविधा दे रहा है। मकान किसका, एम्प्लॉयर का, रह कौन रहा है, एम्प्लॉय, तो उसका पैसा बच रहा है कि नहीं। तो क्या है, पैसा दिया कि सुविधा दिया, सुविधा दिया। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार दे दिया, तो क्या है, पैसा दिया कि सुविधा दिया। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो सुविधा है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के घर में गार्डनर लगवा दिया, वॉचमैन लगवा दिया है, गेट कीपर लगवा दिया है, माली लगवा दिया, जो जो मतलब होते हैं वो, मतलब ये एम्प्लॉय है। बड़े बड़े अधिकारी लोग सुनो, कलेक्टर वलेक्टर, उनके सब सर्वेंट वर्वेंट लग जाते हैं, उनको सब फैसिलिटी मिलती है भाई, तुम्हारा कुक भी रहेगा, तुम्हारा गार्डनर भी रहेगा। ये बड़े बड़े अधिकारियों के केस में होता है। मान लो एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के घर में कुक लगवा दिया, गार्डनर लगवा दिया, स्वीपर लगवा दिया, जो जो हो सकते हैं सब लगवा दिया। इनकी सैलरी का पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय क्या, इन लोग काम कर रहे हैं, फैसिलिटी पूरी इसको मिल रही है, लेकिन सैलरी कौन पे करता है इनको,
एम्प्लॉयर सैलरी पे करता है। तो ये क्या कहला रही है? परक्विजिट्स। एम्प्लॉयर अपने घर, एम्प्लॉय के घर में गैस लगवा दे रहा है, गैस टंकी का पैसा वो खुद देता है। कौन देता है? एम्प्लॉयर। गैस का यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। लेकिन पैसा कहां जा रहा है? एम्प्लॉयर के पास से। जीवन बीमा करा दिया एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के नाम से। कोई लोन वोन का पेमेंट करना था एम्प्लॉय को, उसका पेमेंट कौन कर डाला? एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉय की अगर कोई भी लाइबिलिटी है, उसका खर्चा कौन उठा लेता है? एम्प्लॉयर उठा लेता है। एम्प्लॉय की अगर कोई लाइबिलिटी है और उसका पैसा कौन उठा, उसका खर्चा कौन उठा लेता है? एम्प्लॉयर। तो उसको क्या बोलेंगे? फैसिलिटीज। जैसे मेरी है ना एक्टिवा है, मैं आर्टिकलशिप में था, जानते हो ना सीए में आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। तो 2014 की बात है, मेरे जो एम्प्लॉयर है, उसमें हम लोग एम्प्लॉयर नहीं बोलते, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मेरी जो एक्टिवा है ना, मेरे को मेरे सर लेके दिए थे। मतलब उस समय 60,000 की आती थी, 60,000 50, अभी तो 1 लाख से ऊपर का रेट हो गया है। मेरी एक्टिवा को अभी 10 साल हो जाएगा 2024 में। तो 60,000 में मेरे को मेरे सर है ना 30,000 रुपए कैश दिए और बोले इसको फाइनेंस करा ले। और हम लोगों की जो स्टाइपेंड बनती थी, स्टाइपेंड समझते हो ना, ट्रेनिंग फीस, तो उसमें मेरी स्टाइपेंड को 2,000 रुपए बढ़ा दिए। इससे जो भी ईएमआई बनेगा, ईएमआई का भी पेमेंट कौन करना? इसी से ही करना। तो मेरे जो एम्प्लॉयर है, मेरे को कैश दिए क्या? अब ये मत बोलना कैश आपको दिए, ये कैश भाई भले मेरे हाथ में है, लेकिन देने के लिए किसको दिए? उसको। तो मेरे को फैसिलिटी मिली कि पैसा मिला? मेरे को गाड़ी लेके दी अल्टी, भले वो एक मैं मीडियम बन गया पैसा लेके उधर देने के लिए, वो बात अलग है। तो मेरे को फैसिलिटी मिली। तो परक्विजिट्स का मतलब होता है फैसिलिटीज, नॉन मोनेटरी फॉर्म में होगा ये हमेशा। तो अपने को इन सारी चीजों को ना डिटेल में पढ़ना है। तो किसी की भी सैलरी अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे ना भाई, तो अब कभी भी आप 50,000 इंटू 12 करके 6 लाख रुपए मत निकालना। सैलरी में पेमेंट्स आते हैं, अलाउंसेस आते हैं और परक्विजिट आती है। तीनों के सम को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी। उसमें कुछ कुछ डिडक्शंस मिल जाती है, कुछ कुछ डिडक्शन मिल जाती है। एक डिडक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, और तीसरा आता है प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। फिर लास्ट में जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, चलो अब अपन धीरे धीरे, हाँ डिडक्शन को माइनस करना है। ये जो भी चीजें ब्रैकेट में लिखी है मतलब वो माइनस होता है। चलो अब अपन धीरे धीरे और एंट्री करते हैं चीजों में। अब अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे पेमेंट्स। हाँ सैलरी का रूल पढ़ने में भाई आप लोगों को पूरा पूरा है ना 3 क्लास लगेगा। 3 क्लास में तो सिर्फ रूल ही चलेंगे, रूल। उसके बाद चौथी क्लास से क्वेश्चन बनाने के लायक हो गए आप लोग। आज अगर बोलूंगा ना चलो क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं बना पाओगे, कुछ भी कर लो नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप लोग रूल जानते ही नहीं हो। तो देखो ये जो पीडीएफ दिख रहा है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सैलरी की कैलकुलेशन करनी है तो आपने को क्या देखना है? 3 चीज जोड़ना है, पेमेंट, अलाउंस और परक्विजिट। पेमेंट में क्या क्या आता है उसके लिए मैंने क्या बना के रखा है? अलाउंस में क्या क्या आता है मैंने उसके लिए क्या बना के रखा है? परक्विजिट में क्या क्या आता है? लिस्ट 3। डिडक्शन, इसको अपने को क्या करना है? लेस करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके लिए क्या बना के रखा है? नोट 1 2 3। मतलब इसका आप लोग रिफरेंस वहां से लोगे। चलो सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट नंबर 1। ये दिख रही है लिस्ट नंबर 1? अभी आप लोग नोट नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और एक चीज और बताना था, मैं ये बात दोबारा बोल रहा हूं, ये जो भी नोट्स वोट्स है ना सब क्या है? टेम्पररी है। टेम्पररी समझते हो? ये एक टाइम ऐसा आने के बाद ये आप डिलीट कर देना भाई, उसको एग्जाम में लेके जाने नहीं मिलेगा। आप इसके जितने डिपेंडेंट रहोगे ना एग्जाम में क्वेश्चन उतने आपसे नहीं बनेंगे। तो आप कोशिश करना, हाँ नए नए हो, सीखना है, याद करना है तो नोट तो जरूरत पड़ेगा ही, लेकिन जब आप सीख जाओगे, सब समझ जाओगे ना, तो नोट को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स के अंदर सबसे पहली बात आती है बेसिक सैलरी। क्या आती है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब समझते हो? जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम करने के बदले देता है। दूसरा आता है डियरनेस पे। डियरनेस पे
आपको दो चीज देखने को मिलेगी, डियरनेस पे और एक देखने को मिलेगा डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी है पहला, दूसरा क्या है डियरनेस पे। डियरनेस पे, तो पे वर्ड को तो छोड़ दो, डियरनेस वर्ड का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं महंगाई वेतन। महंगाई वेतन, डियरनेस पे क्या होता है? डियरनेस पे, आप कहीं पे जॉब लगे, आपका एम्प्लॉयर बोला ठीक है मैं आपको 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी दूंगा, ठीक है, 50,000 रुपए सैलरी पर मंथ मिल रही है, आप अच्छे से काम कर रहे हो वहां पे। 2 महीना काम करने के बाद टमाटर 300 रुपए किलो हो गया मार्केट में, पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर हो गया, प्याज 60 रुपए किलो हो गई, महंगाई बढ़ गई अचानक। तो महंगाई बढ़ जाने के कारण आपकी जो नॉर्मल सिचुएशन में जो आपको सैलरी मिल रही थी, आप अब उसमें चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना। और महंगाई समय समय में बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है ना, तो बेसिक सैलरी तो जो है वो तो है ही, लेकिन महंगाई को कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको आपका एम्प्लॉयर एडिशनल कुछ और पेमेंट करेगा, उसको बोलते हैं डियरनेस पे। कभी कभी मालूम है कॉलेज के प्रोफेसर लोगों का बेसिक सैलरी जितना होता है ना, उसके बराबर का डियरनेस पे होता है। किसी को अगर 30,000 रुपए बेसिक सैलरी मिल रही तो 30,000 रुपए उसका 100% डीए, तो डबल हो गई उसकी सैलरी, है ना? उसकी सैलरी क्या हो गई? डबल हो गई। तो डियरनेस पे क्यों दिया जाता है, इसका पर्पस बता दिया मैं। क्या होता है उसका पर्पस? महंगाई से कॉम्पेंसेट करने के लिए, कि भाई पहले जब नौकरी में लगे थे तब सैलरी आपकी कम थी या जो भी थी उस समय के हिसाब से सही थी, लेकिन बेसिक सैलरी जो होता है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सैलरी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम आपको क्या देते हैं? इन एडिशन टू सैलरी डीएनएस पे दे देंगे, ठीक है। तीसरा होता है बोनस। बोनस, बोनस जानते हो ना? हर एम्प्लॉय को बोनस लेने का अधिकार है। एक बोनस एक्ट बना हुआ है, बोनस एक्ट, आप लोग हो सकता है पढ़ने मिलेगा नहीं मिलेगा। बोनस एक्ट के अनुसार बहुत सारे ऐसे एलिजिबल एम्प्लॉय होते हैं, सारे एम्प्लॉय नहीं, कुछ कुछ एलिजिबल एम्प्लॉय होते हैं जिनको बोनस मिलने का अधिकार होता है। तो एम्प्लॉयर भी देते हैं बोनस, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं। एम्प्लॉयर लोग भी अपने एम्प्लॉय को क्या है? बोनस देते हैं। बोनस की अमाउंट लगभग लगभग 1 महीने की सैलरी के बराबर होता है, ठीक है। तो बोनस अगर मिल रहा है, देखो हम अभी पढ़ क्या रहे अल्टीमेटली? पेमेंट्स। पेमेंट्स मतलब क्या? जो सैलरी का फॉर्मेट था ना, लिस्ट नंबर 1, पेमेंट में अगर जो भी दिखा उसको अपने को पेमेंट के हेडिंग के अंदर लेना है। तो बेसिक सैलरी हो गया, डीएनएस पे हो गया, बोनस हो गया। तीसरा होता है कमीशन। बैंक गए हो कभी? बैंक मैनेजर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर या एम्प्लॉय लोगों से मिलना कभी, खास करके प्राइवेट बैंक में जाना। मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, तो कभी कभी है ना, मैं जैसे बैंक जाता हूँ ना, तो बैंक का नॉर्मल काम क्या है? पैसा जमा करना, निकालना, लोन देना, जो भी है उसका काम है। लेकिन वहां के एम्प्लॉय लोग मेरे को हमेशा पकड़ लेते, सर लाइफ इंश्योरेंस करा लो, ये कर लो, वो कर लो, म्यूचुअल फंड, जबरदस्ती मेरे तो डीमैट अकाउंट खोल दिए। मतलब बैंकिंग बिजनेस के अलावा उन लोग क्या कर रहे हैं? एडिशनल प्रोडक्ट बेच रहे बैंक का। बेच कौन रहा है? वहां के एम्प्लॉयज। तो बैंकिंग बिजनेस का काम करने के लिए बैंक से तो उनको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, लेकिन बैंक का एडिशनल काम कर रहे हैं ना उन लोग, प्रोडक्ट बेचवा रहे हैं, तो उसके बदले है ना एम्प्लॉयज लोगों को क्या मिलता है? कमीशन अलग मिलता है, इंसेंटिव भी बोल सकते हैं इसको, अच्छा काम करने के लिए बदले ये सब। दूसरा होता है एरियर सैलरी। एरियर सैलरी मतलब, एरियर सैलरी मतलब हिंदी में बोलते हैं बकाया वेतन। क्या हुआ था आप लोगों को पता है ना? कोविड आया था अभी थोड़े दिन पहले, सबको पता है। 2022-23 हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर है। कोविड ईयर कौन सा था? 19 नहीं था, 20 से 21 था। मान लो 1.5 साल कोविड चला पूरा, है ना? तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ? बहुत सारे एम्प्लॉयर लोगों ने अपने एम्प्लॉय की छटनी कर दी, निकाल दिए नौकरी से, तो बात ही छोड़ दो। मैं ऐसे एम्प्लॉयर लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोग अपने वर्कर लोगों की सैलरी, उस समय सबकी सिचुएशन खराब हो गई थी, तो अपने एम्प्लॉय लोगों की क्या की? सैलरी या तो आधी कर दिए या फिर सैलरी रोक दिए, 2-4-5 महीने की सैलरी रोक दिए। तो एम्प्लॉयर क्या किया, जब कोविड पीरियड आया, अपने एम्प्लॉय को बोला देखो भाई आपकी सैलरी है ना 50,000 है, अब आप जान रहे हो स्थिति खराब है,
काम वाम कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं, मैं आपकी सैलरी को क्या कर रहा हूँ, 25,000 कर दे रहा हूँ। बाद में सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो मैं आपको वापस से जो आपका ओरिजिनल सैलरी था वही दूंगा। तो 1.5 साल तक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 25,000 रुपए कम सैलरी दिया, 25,000 कम दिया। अब समय आगे बढ़ गया, अब सिचुएशन नॉर्मल आ गई। कौन सा साल आ गया, 22-23। अब एम्प्लॉयर भी ठीक ठाक हो गया, उसका भी बिजनेस ठीक ठाक चलने लग गया, एम्प्लॉयर की नीयत भी अच्छी है। तो बोला देखो भाई, मैं उस समय आपको है ना 25,000 हर महीने कम दिया था, रोक लिया था। अब आप एक काम करो, 25,000 आप हर जो महीने सैलरी ले हो तो 50,000 तो दे ही रहे, 50,000 पर मंथ दे ही रहे, लेकिन उस समय जो पैसा रोक लिया गया था वो भी उठा के कब दे रहा है, प्रीवियस ईयर में। मतलब बची हुई सैलरी, पहले की जो अनपेड सैलरी थी या रोकी हुई सैलरी थी, उसका पेमेंट कब मिल रहा है अभी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरियर सैलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरियर सैलरी, बकाया वेतन। मतलब पुराने समय का सैलरी जो आपको कब मिल रहा है, अभी प्रीवियस ईयर में मिल रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से नहीं मिला होगा पिछले साल। उसके बाद बात आती है एडवांस सैलरी। उसके बाद किसकी बात आती है, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी किसको बोलेंगे, एरियर सैलरी में बता दिया आपको, फिर भी एडवांस सैलरी मतलब क्या। हाँ बोल सकते हैं। और देखो मान लो एक एम्प्लॉय है, ठीक बोल रहे हो, एडवांस सैलरी का पैसा एडवांस में उठाना उसी को ही बोलते हैं। क्या होता है, एक एम्प्लॉय है मान लो, वो कहीं पे जॉब करता है, उसको 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। तो जनवरी महीने में उसकी शादी है मान लो, या उसके घर में कुछ काम है जनवरी के महीने में, तो वो अपने एम्प्लॉयर को बोला सर मेरे को है ना एडवांस चाहिए, दे देते हैं एम्प्लॉयर लोग, एडवांस मांगने पर दे देते हैं। तो एम्प्लॉयर को बोला कि मेरे को एडवांस चाहिए, कितने महीने का एडवांस चाहिए, 4 महीने का एडवांस चाहिए बोलता है। कौन से महीने में खड़े होके बोल रहा है, जनवरी महीने में। तो एम्प्लॉयर बोला ठीक है, एक काम करो 80,000 रुपये रख लो, और पूरा 80,000 रुपये उसको कब मिल गया, जनवरी मिल गया। और ये कौन सा साल है, 2022-23, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। और इसके बाद कौन सा साल है, 23-24, ये हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो जनवरी महीने में, जनवरी की तो खुद की सैलरी मिल गई है, फरवरी की भी सैलरी उठा डाला है जनवरी में, मार्च की भी सैलरी उठा लिया है कब, जनवरी में, और अगले साल अप्रैल की भी सैलरी उठा लिया कहां पे, जनवरी में। तो बताओ एडवांस सैलरी कितनी होगी, एडवांस सैलरी कितनी होगी। आपका बोलना क्या है, 1 महीने की, आपका बोलना है 3 महीने की, आपका 2 महीने की, आपका कुछ भी बोल दो, आपका अनीश 3, आपका कुछ भी, आपका आप 140, 140, अरे 80 उठाया कहाँ से 140 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, वो कटवाएगा ना, एडवांस सैलरी को कटवाना पड़ता है। हाँ आपका ज्योतिरादित्य, हाँ नहीं, एडवांस सैलरी जो होगी 1 महीने की होगी, जो आप बोले। ऐसी सैलरी जो इस फाइनेंशियल ईयर तक की है, वो तो फाइनेंशियल ईयर एंड तक ड्यू भी हो गई, तो उतना लेना ही बनता था। तो जैसे जैसे ड्यू होते जा रहा है वो एडवांस की कैटेगरी से हटते जाएगा। लेकिन 31 मार्च की जब बात करेंगे तो उसने एडवांस उठा के रखा है कब का, अप्रैल का। तो इसलिए एडवांस सैलरी यहाँ पे कितनी होगी, 20,000 1 महीने की। जो सैलरी की अमाउंट अगले साल के को बिलोंग करती है उसी को ही एडवांस बोलेंगे, बाकी इस साल को जो बिलोंग करती है उसको एडवांस नहीं बोलेंगे। तो उसने भले उठाया 80,000, जैसे आप भी ठीक बोल रहे थे कि वो लेते भी जा रहे हैं, तो 80,000 80,000 80,000 तो ड्यू हो गया, मतलब क्या है, तो यहाँ पर बच कितना रहा, अगले साल के लिए कितना जा रहा है, 20,000, तो 20,000 आपकी एडवांस सैलरी कहलाएगी। ठीक है, तो एरियर सैलरी हो चाहे एडवांस सैलरी हो, इस ईयर को बिलोंग नहीं करती। एरियर सैलरी होगी तो पिछले सालों को बिलोंग करेगी, और एडवांस होगी तो अगले साल को बिलोंग करेगी। जितना अगले या पिछले साल को बिलोंग करेगा उसी को एडवांस और एरियर मानना है, बाकी को करंट ईयर वाले को नहीं मानना है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम आता है रिटायरमेंट बेनिफिट।
अगला नाम आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब, रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब होता है रिटायर होने के बाद, रिटायर होने के बाद, एक मिनट, रिटायर होने के बाद एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो जो चीजें देता है, फॉर एग्जांपल पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया, लीव एनकेशमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट। और बाजू में क्या लिखा है, इसको हम कौन से चैप्टर में कवर करेंगे, सैलरी 2 में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 1, तो 1 में आपको कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर क्वेश्चन में आने वाला है, क्या है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एक्रूड इंटरेस्ट। ये अगर नहीं समझे कॉन्सेप्ट तो भूल जाओ, आपसे सैलरी का क्वेश्चन बनेगा। तो पहले प्रोविडेंट फंड क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और जब इसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे समझना है वो देखेंगे अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, आप लोग क्या जानते हो प्रोविडेंट फंड के बारे में, ये बताओ मेरे को। हाँ ठीक है, और देखो प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, क्या होता है, प्रोविडेंट फंड को हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड को हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। क्या होता है, नॉर्मली लोगों की ना सेविंग करने की टेंडेंसी नहीं होती, लोग सेव नहीं करते पैसा, और खास करके कौन लोग सेव नहीं करते, जो छोटे कर्मचारी है उन लोग। ऐसे तो सेव करने, पैसा बचाने की आदत तो सबकी होनी चाहिए। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, प्रोविडेंट फंड, लोग पैसा बचा नहीं रहे करके ना, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई प्रोविडेंट फंड के नाम से, कि भाई जैसे मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय 20,000 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है, 20,000 20,000 20,000 हर महीने आता है, जितना आता है खर्चा कर देता है। जब उसकी नौकरी छूट जाएगी या कोई दिक्कत आ जाएगी, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो फिर वो नौकरी छूट जाएगी तो पैसा मिलेगा क्या, तो क्या करेगा, पैसा लाएगा कहां से, दिक्कत आ जाती है ना लोगों के साथ। तो गवर्नमेंट की स्कीम ये है प्रोविडेंट फंड की, कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि भाई जो जो नौकरी करते हैं लोग, जो जो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी में से जबरदस्ती कुछ पैसा काट लिया जाए उनके ही नाम से, वो पैसा उनका ही है, और एक अकाउंट में जमा कर दिया जाए, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। जब वो आदमी रिटायर हो गया या उसको कभी कोई इमरजेंसी आ गई, तब वो पैसा उसको वापस दे दिया जाएगा, पैसा उसी का ही है और उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों के बेनिफिट में ये काम कर रही है। तो क्या होता है, सुनो, ये स्कीम गवर्नमेंट लाई है ना, एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है, मान लो। एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को 30,000 रुपए पर मंथ क्या देता है, सैलरी। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 30,000 पर मंथ क्या देता है, सैलरी। अब गवर्नमेंट के रूल बने हुए हैं प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, एक प्रोविडेंट फंड एक्ट भी है। तो गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट ने जितने भी एम्प्लॉयर्स है, जितने भी एम्प्लॉयर्स है, सबको क्या देके रखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन देके रखा कि भाई आप जिसको जिसको सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, सबके सैलरी से प्रोविडेंट फंड का पैसा काटना है, जवाबदारी आपकी, नहीं काटोगे तो हम आपका धंधा बंद करा देंगे। मतलब एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने किनको, एम्प्लॉयर्स को। तो एम्प्लॉयर की मजबूरी है अब करना ये काम। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, गवर्नमेंट बोला कितना काटना है, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो एम्प्लॉयर लोगों को बोला गया 10% काटो उनकी सैलरी से, ठीक है। वैसे नॉर्मली 12% एक होता है, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले रहा हूं। तो गवर्नमेंट के बोलने पे एम्प्लॉयर क्या करेगा, अब अपने एम्प्लॉय लोगों की सैलरी में से 10% काट लेगा। तो बच कितना रहा पैसा, 27,000 एम्प्लॉयर पे करेगा किसको, एम्प्लॉय। सैलरी बनती 30,000 है, लेकिन 10% कटने के बाद कट पिट के सैलरी कितनी आ रही है इसके हाथ में, 27। ये 30,000, ये 3,000 जो काट लिया है वो किसका है,
एम्प्लॉय का है, उसी की सैलरी से काट एम्प्लॉय अभी, और रखा किसके पास में अभी, एम्प्लॉयर के पास में। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, इतना ही पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इतना ही पैसा और मिलाएगा, जितना उसके सैलरी से काटा है ना उतना पैसा एम्प्लॉयर और मिलाएगा अपने पास का। तो टोटल कितना हो गया, 6,000 रुपया हो गया। अब एम्प्लॉयर एक पीएफ अकाउंट के नाम से एम्प्लॉय के नाम से खुलता है, एम्प्लॉय के नाम से क्या खुला हुआ है, पीएफ अकाउंट। ये 6,000 रुपए को इस पीएफ अकाउंट में जमा करा देगा, इस पीएफ अकाउंट में 6,000 रुपए क्या कर देगा, जमा करा देगा। और ये प्रोसेस जब तक नौकरी चल रही है, जब तक सैलरी मिल रही है, कंटिन्यूअसली चलते रहेगी चलते रहेगी हर महीने 6,000, हर महीने 6,000, हर महीने 6,000 जमा होते ही जाएगा होते ही जाएगा होते ही जाएगा। ठीक है, फिर बाद में पीएफ अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है तो कुछ पैसा इकट्ठा भी तो हो रहा होगा, एक गुल्लक जैसा तो है भाई। रोज अगर आप एक गुल्लक में 1 रुपए का सिक्का डालोगे तो क्या 1 ही रुपए रहेगा कि बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो पीएफ अकाउंट में भी जब हर महीने कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो पैसा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और पीएफ अकाउंट में आपको ब्याज भी मिलता है, पीएफ अकाउंट में क्या मिलता है, ब्याज भी मिलता है। फिर जब ये आदमी रिटायर हो जाएगा, कौन, एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा या नौकरी छूट जाएगी या उसको कोई इमरजेंसी आ जाएगी, पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, तो पीएफ अकाउंट में जो पैसा है ना उसको क्या कर सकता है, निकाल सकता है। वो उस पर पूरा अधिकार किसका है, एम्प्लॉय का। बस पैसा जमा करने की जवाबदारी किसकी है उसमें, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर जमा करवाता है, लेकिन पैसा होता किसका है, एम्प्लॉय का। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ कुछ टर्म्स आप लोगों को इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। पहला, जो सैलरी से पैसा काट लिया गया ये कहां जाके जमा हो रहा है, पीएफ अकाउंट में। जो एम्प्लॉयर और जमा कर रहा है वो भी तो पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है। तो जमा करने की प्रोसेस को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट बाय किसके द्वारा किया गया है, ये वर्ड आपको याद रखना, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट बाय एम्प्लॉय। ये 3,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। और ये जो 3,000 है इसको क्या बोलूंगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट बाय एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। मतलब टोटल 6,000 में 3,000 का कंट्रीब्यूशन इसका एम्प्लॉय का और 3,000 का कंट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉयर का। गवर्नमेंट 10% काटने का इंस्ट्रक्शन दी है एम्प्लॉयर को कि तुम उसके सैलरी से 10% काट लो। गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को बोल दिए तुम उसके सैलरी से काटो और उतना रुपया और मिला दो। अब पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होते जाता है जमा होते जाता है जमा होते जाता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको, या इसका अलग अलग देखो, मैं एक वर्ड यूज कर रही है एक्यूमुलेटेड बैलेंस, मतलब जमा अमाउंट उसमें जितना। अब इसका नाम अलग अलग हो सकता है, डिपॉजिटेड अमाउंट भी बोल सकते हो, फिर प्रोविडेंट फंड बैलेंस भी बोल सकते हो, जो बोल लो। मतलब इसका कुल मिला के मतलब क्या है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया है। जैसे है ना, मैं अपने भाई के यहाँ जॉब करता हूँ, मतलब फाइनेंस का कुछ काम करता हूँ वहां पे, तो मेरे अकाउंट से मेरे नाम से हर महीना है ना वो 2,500 रुपए कुछ कुछ है ना काट लेता है, और 2,500 रुपए वो और खुद भी जमा करता है। तो मेरे पीएफ में कितना जमा होते जा रहा है, और ये काम 3 साल से चल रहा है, तो मेरे अकाउंट में पैसा जमा होते जा रहा है जमा होते जा रहा है जमा होते जा रहा है, प्लस उसमें क्या मिलते जा रहा है, ब्याज भी। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को भी पैसे की जरूरत नहीं, तो मैं जमा हो रहा है, कल मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा, उसका पैसा निकाल सकता हूँ। अब जो पैसा जमा है उस जमा हुए अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ठीक है, और उसके ऊपर अपने को पीएफ वाले लोग क्या देते हैं, पीएफ अकाउंट का खुलता कहाँ है, एक पीएफ डिपार्टमेंट होता है, और ये अल्टीमेटली होता किसका है, गवर्नमेंट का ही होता है। और वो जो पीएफ का पैसा जमा है, अब बैंक में आपका पैसा जमा रहेगा एफडी टाइप का, तो ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे पीएफ में जो पैसा रहता है उसमें भी अपने को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो जो ब्याज मिलता है ना पीएफ के अकाउंट में उसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन पीएफ। एक्रूड इंटरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो ब्याज होता है ना वो हमको ला के नहीं देता कोई, वो वहीं पे जमा होते जाता है, वहीं पे जमा होते रहता है, रोटेट होते रहता है, वहीं पे बढ़ते रहता है पैसा। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को 4 टर्म्स बताए। पहला टर्म क्या है,
contribution to provident fund by employee, contribution to provident fund by employer, accumulated balance, इसको बैलेंस इन पीएफ अकाउंट भी बोल सकते हो आप, इसको डिपॉजिटेड अमाउंट भी जो बोल लो, और लास्ट वाला क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन पीएफ। ये चार मैंने नाम बताए। अब ये डब्बा देखो, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एक्रूड इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड है। तो पहले आप लोगों को हेडिंग में क्या दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉई, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, और लास्ट में क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे येलो कलर में बैलेंस अमाउंट ऑन पीएफ अकाउंट। ये पूरा रूल है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि कम से कम इसको समझाऊंगा ना, तो मेरे को समझाने में नहीं, हाँ बोल सकते हैं पूरी है ना, इसको समझाने में मेरे को है ना लगभग एक क्लास लग सकती है, एक नहीं तो आधी क्लास तो लगेगी पूरी, क्योंकि मेरे को ये समझाने के बाद आप लोगों को नई में 10-12 एग्जाम्पल्स भी करवाने। ठीक है, तो इसको मैं अगली क्लास के लिए छोड़ देता हूं। पेमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा आज, लिस्ट 1 कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसका ये वाला पोर्शन बचा है। पेमेंट में सबसे पहले क्या आता है, बेसिक सैलरी, मूल वेतन, डियरनेस पे मतलब महंगाई वेतन, बोनस, बोनस मतलब बोनस, हिंदी में भी बोनस ही बोलते हैं, कमीशन मतलब कमीशन, एडवांस सैलरी मतलब अग्रिम वेतन, एरियर सैलरी मतलब बकाया वेतन, रिटायरमेंट बेनिफिट इस चैप्टर में पढ़ेंगे नहीं, अगले चैप्टर में आएगा। उसके बाद क्या, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एक्रूड इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एक्रूड इंटरेस्ट। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, किस हेडिंग में, पेमेंट्स में। तो सबसे रिलेटेड कोई रूल है नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड रूल है, जिसके बारे में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब कैलकुलेशन वाला जो काम है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि कम से कम 40 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, अलाउंसेस की। अलाउंसेस, ये दिख रहा है पूरा आप लोगों को अलाउंसेस, ये पूरा एक पेज किसका, सिर्फ अलाउंसेस का है, पूरा एक पेज। ठीक है, उसके बाद ये पूरा एक पेज, पूरा एक पेज नहीं बोल सकता, ये पूरा दिख रहा है 2 पेज 1.5 पेज, ये पूरा परक्यूजिट्स है सिर्फ। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों को नंबर ऑफ पेजेस वाइज ज्यादा दिख रहा है। मैं इसके अलावा आपको एक चीज और दूंगा, 1 मिनट बता रहा हूं। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है, जितना मैं आपको 4 से 5 पेज में दिखाया कि इतना इतना रूल पढ़ना है, वही 4 पेज यहाँ पे कंपाइल्ड है एक ही पेज के अंदर। जैसे अभी अपन पढ़े थे ना पेमेंट्स, देखो छोटा छोटा है, पेमेंट के अंदर पूरी बात लिखी हुई है, पढ़ के देख लो, वही सारी चीजें हैं। सैलरी का फॉर्मेट बताया मैं आप लोगों को, ये मेरा ही बनाया हुआ है। इसके बनाने के पर्पस क्या है कि भाई आपको रूल देखने में भी, पन्ना पलटाने में भी टाइम खराब होता है और खोजना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ है। और ये अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाए तो आप इसको या तो दीवार में भी चिपका सकते हो घर पे, या कॉपी में एक तो फाइल बना के एक पेज भी रख सकते हो। तो एक बार में बर्ड आई व्यू में बोल लो, हेलीकॉप्टर व्यू में बोल लो, आपको पूरा एक जगह दिख जाएगा, पन्ना पलटाने का जरूरत ही नहीं है। और बाद में इसको फाड़ के फेंक देना, क्योंकि इसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो लिखवा जरूर रहा हूं कॉपी में, लेकिन बाद में सबका दूर काम खत्म हो जाएगा। पेमेंट, अलाउंस, परक्यूजिट, ग्रॉस सैलरी, तीनों चीज का डिडक्शन लेने के बाद क्या आता है, टैक्सेबल सैलरी। ये फॉर्मेट बताया था। उसके बाद बताया पेमेंट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डियरनेस पे, रिटायरमेंट बेनिफिट, एडवांस या एरियर सैलरी, और क्या आता है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये दिख रहा है आप लोगों को, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर और एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये अपन, ये जो रूल है ये कल की क्लास में करेंगे। 6 के फॉन्ट में है, नॉर्मल फॉन्ट कितना रहता है, 8 रहता है, उससे भी छोटा फॉन्ट है 6, बहुत छोटा छोटा है। अब जिसको चश्मा लगा थोड़ा सा देख लेना भाई आप लोग, बाकी दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।